वो उसके घर वाले ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि सच में फादर की आत्मा इस घर में है, जो कि एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो हॉन्टेड हो गया, जो लोग यहाँ पे मर रहे थे उनकी आत्माएं या जो भी। और ये बात देख के जब वो जोर से ओम ओम चिल्लाता है तो उसके घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि शायद ललित सच बोल रहा होगा कि उसके फादर की उसी आत्मा दिखाई देती है। बट पर फिर भी कुछ ऐसे आपको पता है आजकल यूट्यूबर होते हैं जहाँ जो थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं वो उस जगहों पे जाते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों को वहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती है। उसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। हालांकि उस औरत की मरने की अब कोई स्टोरी नहीं है, बच्चों की है, फौजियों की है, कुछ लोगों की है, पर कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हो। जो लोग खुलिया बताते हैं कि उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और वो जोर जोर से रो रही होती है। तो पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम वो अजीब सी हरकतें करने लगा। सीसीटीवी में ये चीज़ कैद हुई। जब उसके पास हेल्प मांग रही होती है रो के, जब उसके पास कोई जाता है हेल्प करने तो वो अचानक से उठती है और नदी में छलांग लगा देती है। तो अजीब सी हरकतें करने लगा, सर घुमाने लगा, अपने आप को झटकने लगा, जैसे मान लो कि पोजेस हो गया हो। तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये जो पुराना वाला ब्रिज था ये सुनसान हो गया क्योंकि इधर कोई आता नहीं था। तो हॉन्टेड की कहानियाँ इसकी इससे बन गई कि तो वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन दरवाज़ा खोला हुआ होता है। तो फिर वो दरवाज़ा खुला देख के अंदर जाता है और अंदर जाकर जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। फैमिली के 10 मेंबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। और हम लोग प्रस्तुत हो चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट हमारा भूतकास्ट का 13th एपिसोड होने वाला है और मेरे साथ आज है सौरभ। आज हम दो लोग हैं और दोनों एक एक भूत वाली स्टोरी लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये एक रियल स्टोरी है। इंडिया की ही स्टोरी है, 2018 की। इस केस ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा की एक फैमिली से, जो कि एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें टोटल 12 मेंबर्स रहते थे। एक तो ऑब्वियसली मॉम और डैड, और फिर उनके आगे दो बेटे और उनकी बीवी, और उनके आगे दो दो बच्चे थे। और एक उनकी बहन भी थी, यानी कि माँ बाप की ही बेटी, वो भी उनके साथ रहती थी और उसके भी आगे बच्चे थे। तो कुल मिलाकर टोटल 12 मेंबर थे। तो वो एक ग्रेटर फ्यूचर के लिए हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ वो अच्छा खासा रहने लगते हैं। बढ़िया, उनकी फैमिली वहाँ पर खुश थी। और वो जहाँ पर उन्होंने घर लिया था उसके नीचे उन्होंने एक अपना जनरल स्टोर खोल लिया था, किराना स्टोर सॉरी। तो किराने वाली दुकान अच्छी चलती थी, तो बाकी भी अपना अपना काम करते थे। अच्छी तरह से उनका फैमिली का जो खुशहाल जीवन कट रहा था। और फिर 2007 में उनके फादर की डेथ हो जाती है। इस फैमिली का जो मुखिया था, नेचुरल कॉज से होती है, साइलेंट अटैक आई थिंक आया था उन्हें। और उसकी डेथ के बाद उसका जो छोटा बेटा था ललित, जिसका नाम था, उसे अपने फादर की डेथ का बहुत सदमा लगता है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और फादर की डेथ के बाद भी कई हफ्तों तक वो कुछ बोलता ही नहीं है, अपसेट रहता है। और फिर जब कुछ बोलने लगता है तो फिर वो अपने घर वालों को कहता है कि मुझे मेरे पिताजी की आत्मा दिखाई देती है। और वो दिखाई ही नहीं देती बल्कि मुझसे बात भी करती हैं। मैं भी उनसे बात करता हूँ और वो मेरी बातों का जवाब भी देते हैं। घर वालों को लगा कि शायद ये अभी उन सदमे से निकला नहीं है। तो ललित की ऐसी हालत देख के उसके घर वाले सोचते हैं कि हमें एक हवन करवाना चाहिए अपने फादर की आत्मा की शांति के लिए, जिससे ललित को भी अच्छा फील हो। तो वो कुछ ज़्यादा बंदे नहीं बुलाते, कुछ थोड़े बहुत पड़ोसी होते हैं आसपास वाले, और फैमिली होती है पूरी। वो एक हवन करवाते हैं। जब हवन शुरू होता है तो हवन के बीच में ही ललित हवन से उठकर ज़ोर ज़ोर से ओम ओम पुकारने लगता है हाथ जोड़ के। तो ये देख के उसके घर वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि उनका जो फादर था, ललित का फादर, वो भी जब पाठ करता था तो वो ओम ओम करके ज़ोर से पाठ करता था घर में। वो काफ़ी धार्मिक फैमिली थी वो। उसके फादर ने सबको धार्मिक बना के रखा था, पूजा पाठ होता था पूरा, और भगवान में बहुत मानते थे। और ये बात देख के जब वो ज़ोर से ओम ओम चिल्लाता है तो उसके घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि शायद ललित सच बोल रहा होगा कि उसके फादर की उसी आत्मा दिखाई देती है। बट फिर उन्होंने सोचा कि शायद अपने फादर के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, इसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो उनके मिक्स इसके बारे में थॉट्स थे। और उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद जो है उनका जो स्टोर था किराने वाला, वो भी इतना खास यानी कमाई होती नहीं उनसे। तो फैमिली थोड़ी सी कह लो कि फाइनेंशियली वीक हो जाती है। तो उसके बाद ललित अपनी फैमिली को बताता है कि मैं अभी एक प्लाईवुड का काम शुरू करने वाला हूँ, उसमें हमें बहुत तरक्की मिलेगी। तो वो प्लाईवुड का काम शुरू करता है एंड जैसा उसने बोला था बिल्कुल वैसा ही होता है। उसका काम बहुत जल्दी ग्रो करता है और वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली की आर्थिक अवस्था सुधर जाती है। तो सब बहुत खुश थे ललित से और ललित का थैंक यू करते कि उसने पूरी फैमिली के हालातों को सुधार दिया। पर फिर ललित कहता है कि अगर किसी को थैंक यू करना है तो मेरे पापा को करो।
क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था ये काम खोलने के लिए। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। फिर से वही बातें कि फ़ादर से बात कर रहा था, तो वो ये सब कहते कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ से एक डायरी लेकर आता है और वो डायरी खोल के दिखाता है कि ये देखो, मैं यहाँ पर जो भी लिखता हूँ उसका जवाब मेरे पापा यहाँ पर लिख देते हैं डायरी में, और मैंने आज तक जो भी किया है, यहाँ तक ये प्लाईवुड वाला काम भी मुझे मेरे फादर ने बोला था खोलने के लिए, वो मेरा मार्गदर्शक करते हैं मरने के बाद भी। वो उसके घर वाले ये देख के बहुत हैरान होते हैं कि सच में फ़ादर की आत्मा इस घर में है जो कि हमारे अच्छे के लिए आज भी काम कर रही है। तो वो ललित की बातों में बिलीव करने लगते हैं कि सच में उनका फ़ादर अभी भी एग्जिस्ट करता है और उनसे बातें करता है, और सब ललित की बात मानने लगते हैं। और फिर प्लाईवुड का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि काम करते करते प्लाईवुड के स्टोर में एक एक्सीडेंट होता है। उसके सर पे ललित के आगे कुछ लगता है और उसके गहरी चोट लगती है, जिसके बाद वो रिकवर तो कर जाता है, बट उसकी आवाज़ चली जाती है शॉक की वजह से सर पे जो लगा था। तो अगले 6 साल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाता, गूंगा ही रहता है। फिर अचानक से 6 साल बाद एक दिन वो बोलने लगता है, तो घर वाले खुशी से पागल हो जाते हैं कि फिर से ललित बोलने लगा। तो फिर वो ललित जो अपने फैमिली को बताता है, वो सुन के उन्हें पूरी तरह से उसकी बातों पे बिलीव हो जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर ने मेरी आवाज़ मुझे लौटाई है, उन्होंने मेरा क्यूर किया है, मेरा इलाज किया है, मुझे ठीक किया है। जैसा जैसा उन्होंने कहा मैं वैसा वैसा करता गया, डायरी में वो लिखते गए, मैं वैसा फॉलो करता गया इंस्ट्रक्शन, और मेरी आवाज़ वापस आ गई। और इस इंसिडेंट के बाद सभी ललित के घर वाले ब्लाइंडली उसकी बातों पे बिलीव करने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं कि सच में उनके फादर यहाँ पे हैं जो कि हमें गाइड कर रहे हैं अच्छे के लिए। तो फिर सब ललित को मानने लगते हैं कि फ़ादर सच में है। उसके बाद बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो ऐसे ही उसकी जो बहन थी ललित की, उसकी जो बेटी थी, वो किसी लड़के के साथ प्यार करती है, बट बाद में पता चलता है कि वो लोफर है और प्ले बॉय है, उससे प्यार व्यार नहीं करता, टाइम पास कर रहा है। तो उसकी बेटी को भी ये बात पता चल जाती है। तो उसके पास भी एक डायरी होती है, और उस डायरी में वो लिखती है कि सॉरी मामा जी, मैं मुझसे गलती हो गई। मतलब वो ललित से सॉरी बोल रही है अपनी माँ की बजाय। और ललित भी बोलता है ठीक है, डायरी में लिखा हुआ है ये सब। और उसके बाद क्या होता है, जो उसके बेटे थे जो छोटे, वो शायद चिकन वगैरह खाने लगते हैं, या पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ घर में ऐसी चीज़ें होने लगती है जो ललित के फादर कभी नहीं करते थे, या ना नॉनवेज खाना, ना ही कुछ ऐसा वैसा करना, सिर्फ भगवान की भक्ति करना। तो ललित अपनी फैमिली को बताता है कि फैमिली के ऊपर हमारे फादर गुस्सा हैं, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि वो नहीं करना पसंद करते थे। तो वो बोलता है कि उन्हें खुश करने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जो कि रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच होगी। ये डायरी पे पिताजी ने लिखा है। और उस पूजा में क्या होगा, किसी का भी ध्यान ना भटके, इसीलिए हम लोग कानों में रुई डालेंगे, अपने हाथ बांध के पीछे रखेंगे, और आंखों पे भी कपड़ा बांधेंगे। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन वो सबको देता है। तो वो सब जैसे ललित को मान रहे थे तो मान लेते हैं। उसके बाद ऐसा होता है, वो रात को हवन करने लगते हैं, और वो ललित ये भी बताता है कि इसके बाद हमारे पिताजी हमें बचाने आएंगे, हम जो भी करने वाले हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो हमें माफ़ कर देंगे जितने भी हमने बुरे काम किए हैं उनकी गैर मौजूदगी में। और इसके बाद वो तो क्या करते हैं, पाठ करते हैं, और हाथ पैर बांधे होते हैं। और उसकी जो माँ थी उसके, तो वो चढ़ नहीं पाती थी स्टूल पे, जहाँ पर जो रीति थी रिवाज जो उन्होंने पूजा में बताया था, तो वो अपनी माँ को बेड पे बिठा देते हैं उनके पास ही, और वो सबको स्टूल पे चढ़ाकर उन्हें फांसी दे देता है। सारी फैमिली को फांसी लगा के गले पे उन्हें लटका देते हैं, सब लटक जाते हैं एक साथ। तो उनकी माँ जो थी वो लटक नहीं पाती क्योंकि बूढ़ी थी, तो उसे जहर दे देता है ललित, माँ को जहर दे देता है। बाकी जितने भी 10 मेंबर टोटल, वो गले में रस्सी डालकर घर में लटक जाते हैं, अपने सुसाइड कर लेते हैं। बट ये मानते हुए कि उनके फादर उन्हें बचाने आएंगे और उन्हें मोक्ष मिलेगा, बट उनका फादर नहीं आता। ये सब एक्चुअली में उसके दिमाग का भ्रम था। वो डायरी में जो भी लिखता था वो खुद ही लिखता था, खुद ही आंसर करता था, खुद ही क्वेश्चन करता था। उसे मेंटली डिल्यूजन हो गया था, अपने फादर के साथ इतना प्रेम था, इस कारण उसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। और इस केस का नाम है दिब्बुरारी कांड, जो कि दिल्ली का केस है, सुना ही होगा शायद। 1 जुलाई 2018 की बात है ये। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी इसके बारे में, तो उन्हें ये डायरी मिली, सब कुछ मिला। क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एक उनका पड़ोसी था, कोई सरदार था, उसका नाम याद नहीं, वो रोज़ उनके साथ वॉक करने जाता था। तो ऐसे ही सुबह वो एक दिन वॉक करने जब गया, तो ललित बाहर नहीं आया घर के, तो उसे लगा शायद लेट हो गया, सो रहा है। ना ही उनकी दुकान खुली थी स्टोर वाली, वो भी जल्दी खुल जाती थी। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा खोला हुआ होता है। तो फिर वो दरवाज़ा खुला देख के अंदर जाता है, और अंदर जाकर जो देखता है, उसकी रूह काँप जाती है। फैमिली के 10 मेंबर ऊपर लटक रहे हैं फांसी लगाकर।
वो चिल्लाकर सबको इकट्ठे करता है। फिर पुलिस आती है, पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करती है। शायद उन्हें लगा कि कोई चोर चक्के आए होंगे, उन्होंने सारी फैमिली को मार कर लूट लिया, लेकिन घर में कोई भी सामान लूटपाट का हुआ ही नहीं था, सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा था। और फिर सीसीटीवी में भी आया कि ये फैमिली खुद 5 स्टूल खरीद कर एक दिन पहले लेकर गई थी, 30 जून को 5 स्टूल खरीदे थे इन्होंने, जिसके ऊपर चढ़कर दो दो लोगों ने फांसी ली। और उसके बाद उनको पुलिस को एक डायरी मिलती है, तो उसमें ये सब कुछ लिखा होता है जो भी ललित ने किया है इतने सालों में और उसकी फैमिली ने किया है। और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये डायरी एक नहीं बल्कि पूरी 11 डायरीज थी। हर मेंबर के पास अपनी अपनी एक डायरी थी, 11 के 11 मेंबर्स के पास 11 डायरी थी। और जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट करी है तो उन्हें पता चला कि उनके घर के बाहर जो रोशनदान था उस पर भी 11 लोहे की रॉड्स लगाई हुई थी पूरी। और इसके अलावा उनके जो दीवार थी घर की, उसके दीवार पे भी उन्होंने 11 पाइप लगाकर बाहर की ओर निकाले हुए थे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जो सिमिलर थी, जो कि 11 को ही इंडिकेट कर रही थी। 11 फैमिली मेम्बर्स, 11 मेटल रॉड डोर पे, 11 ही पाइप्स लगे थे और 11 ही डायरीज थी उनके पास। और भी कई चीज़ें थी जो 11-11 करके उनके पास ऐसे नंबर के साथ थी। सो ललित को एक डिल्यूजन हो गया कि उसका फादर उसके साथ है, तो बस उसके चलते उसकी फैमिली भी उस पर बिलीव करने लगी और सभी ने अपनी जान से हाथ धो दिया। और जब ये पूरी फैमिली मरी और उसके बाद ये घर किसी को किराए पे दिया गया, तो वो भी कुछ ही दिनों में डर के भाग के घर छोड़ के निकल गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है फ़ील होती है, वो जो लोग मरे हैं वो हमें उस घर में फ़ील होते हैं, उन्हें भूत दिखाई देते हैं। पता नहीं फैमिली का डर था या क्या था, वो चले गए। लेकिन अभी एक इंसान वहाँ पर रह रहा है, शायद उसका नाम गोपाल कश्यप है, मुझे याद नहीं ठीक से। वो अकेला ही उस घर में रह रहा है शायद, लेकिन उसे कोई भी भूत वाली एक्टिविटी वहाँ पर फील नहीं हुई। वो अभी तक भी शायद अब जा रह रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ भी फील नहीं होता, नॉर्मल घर है बिल्कुल। तो ये केस था। अगर सर्च करना चाहे आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, दी बुरारी कांड के नाम से। तो 1 जुलाई 2018 की ये बात है, तो शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो उसके बारे में। तो बाकी की 10 डायरियों पे आंसर कौन लिखता था? यही तो पता नहीं, पुलिस ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी कि सबके पास डायरीज मिली हैं। अब ये नहीं पता कि किसकी डायरी पे क्या सबूत है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ऐसे है। क्योंकि मेन डायरी जो ललित ही लिखता था, बाकी भी अपनी अपनी लाइफ की जो बातें लिखते थे, आंसर सिर्फ डायरी उसी के मिलते थे। इसी इसी तरह जैसे उन्होंने बताया, मुझे याद आया कि एक ललित की डायरी में ये भी लिखा हुआ था कि उनका जो छोटा बेटा था ध्रुव, उसका नाम था, तो डायरी में ये लिखा था कि उसके फादर ने लिखा था ललित के कि ध्रुव का मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उससे मोबाइल छीनो और उससे कहो कि स्टडी पे ध्यान दे। ये भी बात उसमें लिखी हुई थी। और इसके अलावा एक और बात याद आई मुझे अभी, तो फैमिली ने और भी ज़्यादा उस पर बिलीव तब किया जब उनकी एक बेटी थी ललित की, शायद या उसके भाई की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 33 साल की हो गई थी, कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, और वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करती थी, अच्छी सैलरी कमाती थी। तो ललित के फादर ने उसकी डायरी में लिखा कि एक केले के पेड़ की पूजा करो, इसके लिए शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तो घर वाले उसकी बात मानते, लड़की केले की पेड़ की पूजा कर देते हैं मंदिर में जाकर, और कुछ ही दिनों बाद उससे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है और उनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है। उसकी भी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, पुलिस ने डाली थी, अच्छे सा फैमिली इंजॉय कर रही थी उसकी इंगेजमेंट की। और दिसंबर में उसकी शादी थी, 2018 के दिसंबर में ही। 1 जुलाई को उनकी मौत होगी, दिसंबर में शादी थी। तो इसकी इन जो सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बने कि सब उसकी फैमिली वाले ललित पे बिलीव करने लगे, क्योंकि सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा वो बता रहा था कि डायरी में लिखा है। तो ये अगर मैस डिल्यूजन हो गया ये। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है गोवा की। गोवा में एक ब्रिज है, बोरिम ब्रिज। इस ब्रिज का नाम पड़ा है जहाँ जिस गांव में ये ब्रिज है उस गांव का नाम है बोरिम। बोरिम की थोड़ी सी आपको मैं बैक स्टोरी बताऊँ तो बोरिम एक फ्रूट है, हमारे पंजाब में जिसे बेर कहते हैं, अच्छा, बेर। मानक दे मिठे बेर। तो वहाँ पे वो बोरिम बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गांव का नाम बोरिम रख दिया। तो उसी से उस ब्रिज का नाम है, हॉन्टेड ब्रिज कहते हैं उसको। इसकी स्टोरी है जब अंग्रेजों का राज था तब से। तब वो बोलते ना पोर्चुगल, जिसको हम पुर्तगाल कहते हैं, उसकी आर्मी यहाँ पे थी कोई, जब उनके चलते रहते थे चक्कर, तो उनकी आर्मी और हमारी आर्मी के बीच एक जंग होती है, उनको भगाना होता है इंडियन आर्मी ने। तो वो क्या करते हैं, जब हमारी इधर से आर्मी छोड़ते हैं तो उनके सैनिक उस ब्रिज के सेंटर में बम रख देते हैं उसको उड़ाने के लिए कि कम्युनिकेशन टूट जाए, उधर से फौजी इधर ना आ सके। तो वो बम लगा, उनमें से एक फौजी बम लगा देता है, तो वो बम फूटता है। उसकी अब भी तस्वीरें हैं, देखोगे ना आपकी, इधर ब्रिज है उधर ब्रिज है, सेंटर में नहीं, क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब लगा दिया गया था। बॉम्ब लगा दिया तो उस बॉम्ब में काफ़ी लोग भी मरे, उनको फौजी मरे,
तो एक तो यही कारण हो सकता है कि वो हॉन्टेड हो गया। उसके बाद देख लो कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो सरकार ने उस ब्रिज को दोबारा से रीन्यू किया, दोबारा बना दिया। मिस्टीरियसली वो ब्रिज फिर से टूट गया, वहीं से क्लैप्स कर गया। 10 साल बाद की जब बात है उससे, तब भी टूट गया। तो सरकार ने क्या किया, फिर दोबारा उसको बनाया ही नहीं, उसके साइड में एक और ब्रिज बना दिया नया शुरू से। ओके। तो ये ब्रिज वैसे का वैसा छोड़ दिया और वहाँ से बना दिया। तो जब अब इसकी तस्वीरें हैं कि उस ब्रिज से ये ब्रिज दिखता है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये जो पुराना वाला ब्रिज था ये सुनसान हो गया, क्योंकि इधर कोई आता नहीं था। तो हॉन्टेड की कहानियाँ इसकी इससे बन गई कि ये सुनसान एरिया था, ब्रिज की एंडिंग थी, आगे नदी थी, तो ये एक सुसाइड पॉइंट बन गया। लोग यहाँ पे आके सुसाइड करने सुसाइड लगे। करने लगे। हाँ, सुसाइड पॉइंट बन गया कि सुनसान एरिया है, जंगली एरिया है, तो सागर नदी है, जैसे जंप वगैरह करते हैं लोग, वो हो गया। एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो हॉन्टेड हो गया, जो लोग यहाँ पे मर रहे थे उनकी आत्माएं या जो भी। एक इसकी और कहानी थी, जब ये ब्रिज बनाया था ना, ब्रिज में 10 साल बाद बनाया था, तो एक स्कूल बस आई थी, यहाँ से गुजर रही थी, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो ड्राइवर के साथ साथ कुछ बच्चे भी गिर गए पानी में। एक तो ये रीज़न हो गया कि इसकी वजह से भी हॉन्टेड हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो लोगों ने उस ब्रिज पे जाना ही छोड़ दिया। पर फिर भी कुछ ऐसे, आपको पता है आजकल यूट्यूबर होते हैं या जो थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो उस जगहों पे जाते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि आज भी उन लोगों को वहाँ पे एक औरत की आत्मा दिखती है। हालांकि उस औरत की मरने की अब कोई स्टोरी नहीं है, बच्चों की है, फौजियों की है, कुछ लोगों की है, पर कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हो। जो लोग हुलिया बताते हैं कि उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और वो जोर जोर से रो रही होती है। जब उसके पास हेल्प मांग रही होती है रो रो के, जब उसके पास कोई जाता है हेल्प करने, तो वो अचानक से उठती है और नदी में छलांग लगा देती है और गायब। वैसे ही। पूरा मतलब खौफनाक मंजर होता है वो। यही थी इसकी स्टोरी, बोरिंग ब्रिज। बोरिंग ब्रिज। छोटी सी स्टोरी है पर है। ठीक है, तो जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए वीडियो में। सो आज से हम इस एपिसोड से आप लोगों को कुछ ऐसी क्लिप्स भी दिखाएंगे जो कि रियल लाइफ में हुई है, जो कि पैरानॉर्मल है। तो मतलब उसे देख कर अगर छानबीन करी जाए तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चल सकता है कि पैरानॉर्मल है या कुछ और रीज़न था उसके पीछे। ऐसी मैंने क्लिप देखी थी। एक शेफ़ था, वो रात को 2-3 बजे आई थिंक काम कर रहा था रेस्टोरेंट में, जैसे रात भर काम चलते हैं। तो पता नहीं उसे क्या हुआ, एकदम वो अजीब सी हरकतें करने लगा। सीसीटीवी में ये चीज़ कैद हुई। अजीब सी हरकतें करने लगा, वो कुछ तेल गर्म करके कुछ तर रहा था, तो अजीब सी हरकतें करने लगा, सर घुमाने लगा, अपने आप को झटकने लगा, जैसे मान लो कि पोजेस हो गया हो। और उसके बाद उसने अपना मुंह उस खौलते तेल में डाल दिया, आगे की ओर होके खौलते तेल में गिर गया अंदर मुंह उसका, और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। तो क्लिप देख के पता चलेगा कि तुम्हें कि क्या कर रहा था वो। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो कुछ पोजेस हुआ था, मुझे लगता है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी का दौरा तुम्हें पता ही होगा, जो इंसान के जो मसल, नेक मसल जो है वो एकदम से अकड़ जाते हैं और वो ऐसे घूम घूम के उसे दौरा पड़ जाता है। तो शायद उसे भी कुछ इस तरह का ही दौरा पड़ा है और वो सीधा आगे तेल में गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि इतना दर्दनाक किस्सा हुआ था कि खौलते तेल में गिर गया। तो पता नहीं अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उसे कोई दौरा पड़ा है, पोजेसिव नहीं हुआ वो। शेफ़ की बात करें तो ऐसी ही एक स्टोरी मेरे पास भी है, मैंने अपने चैनल पर डाली थी पहले जब मैं वीडियो डाला करता था। एक चाइना का शेफ़ था, उसकी बॉडी मिली थी उसी किचन में, मुंह से झाग निकल रही थी, वो ऐसे ही मर गया काम करता करता। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो चाइना वाले लोग जैसे सांप बनाते हैं, वो सांप बना रहा था खाने के लिए। उसने कटोरी में से सांप निकाला, उसका सिर काटा, पूंछ काटी और साइड में रख दिया, बाकी सांप को बना रहा था। ऐसे करते करते उस जो सांप को बना रहा था तो उसका हाथ सांप के मुंह की तरफ चला गया। और जैसे कि आपको पता होगा कि सांप मरने के बाद भी काट देते हैं, 12 मिनट तक। मसल मेमोरी होती है भी। तो उसको मरने के बाद भी बंदे ने सांप को मारा, सांप ने मरने के बाद उस बंदे को मार दिया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और लोगों को लग रहा था पता नहीं कैसे मर गया, क्योंकि कोई और तो बता नहीं, सांप तो कटा हुआ था। उनको ये नहीं पता था कि सांप मरने के बाद भी काटता है। ऐसी बहुत सी क्लिप मिल जाएंगी आपको कि सांप का सिर अलग होगा और फिर भी वो अपनी ही बॉडी को काट रहा होगा, क्योंकि तब तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, उसको पता नहीं उसकी 12 मिनट बॉडी। तक आई थिंक वो, पता नहीं उसका सर एक्टिव रहता है। 12 के आप छोड़ो, मरे हुए सांप के पास नहीं जाना। जिंदा के पास भी नहीं जाना। पर अच्छा हुआ, मतलब शेफ उसको मारा था, खुद भी मर गया, इसे कहते हैं कर्मा। एक लोग क्या करते हैं कि जब शहरी इलाकों में सांप आ जाते हैं तो उस पर गर्म पानी डालने लगते हैं, उसको छोड़ दो, मारो मत, कहीं और छोड़ दो,
गर्म पानी, लोग तो बहुत हरामी हैं। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि सांप पे गर्म पानी डाल के उसको मार दो। एनिमल क्रुएल्टी तो अपने इंडिया वाले दोगले, एक तरफ तो भाई गणेश को मानते हैं, ठीक है, उसकी सवारी क्या है, मूषक यानी एक चूहा। दूसरी तरफ वो जो गंदी सी कॉपी आती है ग्लू वाली, जिससे चूहे बेचारे चिपक कर तड़फ तड़फ कर मरते हैं, वो ये लोग यूज़ करते हैं चूहों को पकड़ने के लिए घर में। मतलब एक तरफ तो भगवान की पूजा करेंगे, जब भी कोई नई गाड़ी लेंगे, घर बनाएंगे या कोई भी चीज़ लेंगे, शगुन के तौर पे गणेश जी की जो है वो शगुन वाली आकृति बनाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो उसी, अगर कोई घर में चूहा आ जाए तो वो गंदी सी डायरी जो ग्लू वाली ला के वो चिपका कर उसे बेचारे को बेरहमी के लिए मौत मारते हैं। तो लोगों का समझ नहीं आता क्या है ये। बम बम बोलने वाले जो होते हैं ना भक्त, सबसे पहले लाठी यही उठाते हैं जब सांप आता है। तो लोगों की आस्था सब खत्म हो जाती है जब उनकी जान पे आ जाती है बात। इतने सांप खतरनाक नहीं जितने इंसान। इंसान है। आप लोग जैसे वो सपेरे होते हैं उनको देखते हैं, 10-10 रुपए देते हैं सांप दिखाने के लिए। आपको बता दूं वो भी सांप का मुंह सिल देते हैं कि सांप किसी को मारे ना या काटे ना। पहले तो उसके दांत तोड़ देते, फिर उसका मुंह भी सिल देते। सिलने का तो नहीं पता, जहर निकाल आप देते। सर्च करना कि सांपों के मुंह सिले होते हैं कि वो किसी को काट ना सके या मुंह ना खोल सके, कि डरे ना कोई सामने वाला बच्चा, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं देखने की। और इससे वो सांप कुछ खा नहीं पाता और कुछ दिनों में मर जाता है। फिर वो नया सांप ढूंढते हैं, उसका मुंह सिल देते हैं, ऐसे चलता रहता है। इसकी आप क्लिप ढूंढना मिल जाएगी कि सांपों के मुंह सिले होते हैं धागे से। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट। उम्मीद करता है आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और अभी लौटेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई भूतिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।